26 अप्रैल 1986 की वो रात, जिसे शुरुआत में सोवियत यूनियन की एक आम रात समझा गया, असल में मानव इतिहास की सबसे खौफनाक और लंबी चलने वाली आपदाओं में से एक की शुरुआत थी। यूक्रेन के उत्तर में बसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक सुरक्षा परीक्षण चल रहा था, जिसका उद्देश्य ये जांचना था कि अगर बिजली सप्लाई अचानक बंद हो जाए तो टरबाइन कुछ समय तक रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा दे पाएगी या नहीं। लेकिन ये प्रयोग गलत समय पर, गलत परिस्थितियों में और गलत लोगों के हाथ में किया जा रहा था। रिएक्टर का RBMK डिज़ाइन पहले से ही अस्थिर माना जाता था। सुरक्षा सिस्टम जानबूझकर बंद कर दिए गए थे, अनुभवी इंजीनियर मौजूद नहीं थे और ऊपर से अधिकारियों का दबाव था कि टेस्ट हर हाल में पूरा होना चाहिए। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे रिएक्टर का नियंत्रण ऑपरेटरों के हाथ से फिसलता चला गया। तापमान और दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया। और फिर रात 1:23 पर अचानक पहला विस्फोट हुआ। उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरा और भी भयानक धमाका हुआ, जिसने पूरे रिएक्टर को चीर कर रख दिया। हजारों टन कंक्रीट, स्टील और ग्रेफाइट हवा में उड़ गए। रिएक्टर की छत गायब हो गई और खुले आसमान के नीचे जलता हुआ ग्रेफाइट रेडिएशन उगलने लगा। ये कोई परमाणु बम नहीं था, लेकिन इसके असर उससे कहीं ज्यादा लंबे, अदृश्य और विनाशकारी थे। रेडियोधर्मी कण हवा के साथ आसमान में फैल गए और धीरे धीरे पूरे यूरोप की ओर बढ़ने लगे। लेकिन हादसे के तुरंत बाद भी सच्चाई लोगों से छुपाई गई। पास के प्रिप्यात शहर में लोग अगली सुबह रोज की तरह उठे। बच्चों को स्कूल भेजा गया, लोग नौकरी पर गए, बाजार खुले रहे और पार्कों में झूले चलते रहे, जबकि हवा में घुला रेडिएशन चुपचाप उनके शरीर के अंदर उतर रहा था। आंखों में जलन, उल्टी और सिर दर्द को मामूली समझकर नज़रअंदाज किया गया। करीब 36 घंटे बाद जब हालात काबू से बाहर हो गए, तब आनन फानन में शहर खाली कराने का आदेश दिया गया और लोगों से कहा गया कि वे कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। इसलिए वे अपने घर, कपड़े, दस्तावेज, तस्वीरें और यादें सब वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन ये कुछ दिन कभी नहीं आए और पूरा शहर समय में जमे एक भूतिया इलाके में बदल गया। हादसे की खबर फैलते ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स और आपातकालीन कर्मचारी, जिन्हें ये तक नहीं बताया गया कि वे किस तरह के जहर से जूझ रहे हैं। उन्होंने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जलते हुए रिएक्टर के पास आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ने नंगे हाथों से ग्रेफाइट के टुकड़े हटाए। कुछ ही घंटों में उनके चेहरे सूजने लगे, त्वचा झुलसने लगी और शरीर अंदर से जलने लगा। अगले कुछ दिनों और हफ्तों में कई फायर फाइटर्स और प्लांट कर्मचारी रेडिएशन सिकनेस से दर्दनाक मौत मर गए। उन्हें बाद में हीरो कहा गया, लेकिन उस वक्त न तो उन्हें बचाया जा सका और न ही सच बताया गया। हादसे के बाद लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। खेती खत्म हो गई, पानी और मिट्टी जहरीली हो गई। आने वाले वर्षों में कैंसर के मामलों में भयानक वृद्धि देखी गई। खासकर थायराइड कैंसर बच्चों में तेजी से बढ़ा। कई बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हुए। जानवरों और पेड़ों में अजीब तरह के बदलाव देखे गए। प्रकृति ने खुद को तो ढाल लिया, लेकिन इंसान के लिए ये इलाका आज भी खतरनाक बना हुआ है। चेर्नोबिल और प्रिप्यात की खाली इमारतें, जंग खाए झूले, बिखरे खिलौने और टूटी खिड़कियां आज भी उस रात की खामोश गवाही देती हैं। जांच के दौरान कुछ इंजीनियरों को दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया, लेकिन असली सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती थी या पूरे सिस्टम की नाकामी, आज भी अधूरा है। क्योंकि डिज़ाइन की खामियां, राजनीतिक दबाव और सच्चाई छुपाने की आदत इस हादसे की जड़ में थीं। चेर्नोबिल ने पूरी दुनिया को ये एहसास करा दिया कि न्यूक्लियर ताकत जितनी उपयोगी हो सकती है, उतनी ही विनाशकारी भी है, अगर उसे लापरवाही, अहंकार और सत्ता के दबाव में चलाया जाए। और शायद इसी वजह से चेर्नोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर हादसा नहीं, बल्कि एक स्थायी चेतावनी है, जो आज भी खामोशी से इंसानियत से पूछ रही है कि क्या हमने सच में इस त्रासदी से कुछ सीखा, या हम वही गलतियां दोहराने के लिए फिर तैयार खड़े हैं।